प्यारे बच्चों, कक्षा 12 विषय गणित में आज हम लोग सारणिक के विषय में अध्ययन करेंगे। और सारणिक से पहले बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं वर्गाकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह, यानी आव्यूह के विषय में हम लोगों को जानकारी हो चुकी है। वहाँ पर हम लोगों ने रैखिक समीकरणों को देखा था। a1x b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2। इस तरह की समीकरणों को हम लोग आव्यूह के द्वारा व्यक्त करना सीख चुके हैं। कैसे बच्चों देखते हैं, a1 a2 b1 b2 x1, ये है आपका बच्चों x y, और ये बच्चों होगा c1 और c2। ये समीकरणों के निकाय को आव्यूह के द्वारा व्यक्त किया जा सका, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब इसके हल के लिए बात करेंगे तो इसके हल को निकालने के लिए हमें सारणिक के मान की यानी वर्ग आव्यूह के इसके मान की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी को विचार करते हुए हम लोग सारणिक की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए, वर्गाकार जो आव्यूह होता है, वर्गाकार आव्यूह बच्चों क्या होगा, जैसा बताया वर्गाकार आव्यूह में पंक्ति बराबर स्तंभ, जितने पंक्तियां होती हैं बच्चों उतने ही स्तंभ होते हैं। इसीलिए हमने इसको नाम दिया, इसको हम कहते हैं कोट भी कह सकते हैं। पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं इसलिए कोट भी कह देंगे। तो जो वर्गाकार आव्यूह होते हैं उन्हीं का मान हम लोग सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोटि 1 का आव्यूह की अगर हम बात करें बच्चों, तो कोटि 1 का आव्यूह हमारे पास हो जाएगा a बराबर aij। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं बच्चों, i का मतलब होता है पंक्ति से और j होगा आपका बाद में स्तंभ। तो अगर इसके सारणिक की मान की बात करें बच्चों, तो इसके सारणिक को हम लोग बच्चों ऐसे लिखेंगे। इसका दूसरा उदाहरण देखें, a बराबर, अगर आपसे कहा जाए ये भी तो एक आव्यूह है, तो अगर इसके सारणिक के मान की बात करें बच्चों क्या होगा, 2। इसी तरीके से बच्चों अगर a बराबर -3 हो बच्चों, तो इसके सारणिक के मान कितना होगा बच्चों, -3। 3 ना कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसके सारणिक को लिखेंगे तो इसके सारणिक को हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको ऐसे लिखेंगे। ये मापांक नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ठीक है, ये समझ गए आप। तो ये कोटि 1 हो गया बच्चों। इसी तरीके से कोटि 2 की अगर हम बात करें, कोटि 2 का अगर आव्यूह लिया जाए क्या होगा बच्चों, a बराबर a1 b1 c1 d1। अगर इसके सारणिक के मान की बात करें बच्चों तो ऐसे देखिए, लिखेंगे इसे 2 लकीरों की सहायता से दिखाएंगे। इसको अगर हल करेंगे तो मुख्य विकर्ण ये होता है बच्चों, इसको गुणा करेंगे, फिर माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे b1 c1, ये मान निकल आया। तो पुस्तकों में देखिए बच्चों क्या होगा, इसको हम लोग कैसे, प्रतीक इसका क्या होगा, प्रतीक होता है डेल्टा या डी, या कहीं कहीं पुस्तकों में ये भी लिखा होता है, इसको डेल्टा भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो बात हो गई सारणिक की। सारणिक का उपयोग कूट लेखन में होता है। कूट लेखन मतलब बच्चों होता है जासूसी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान के अनुप्रयोग में भी, विज्ञान और अभियांत्रिकी की जो शाखा है यहाँ पर भी उपयोग मिलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि सारणिक जो कोटि 3 का जो आव्यूह होता है, कोटि 3 के आव्यूह, तो कोटि 3 का आव्यूह बच्चों a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 बच्चों ये आव्यूह है, ठीक है। कोटि 3 का आव्यूह है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए इसके सारणिक का मान निकालिए, तो सबसे पहले तो इसे हम लिखेंगे ऐसे बच्चों, a11 a12 a13 a21, 2 खड़ी डंडियों की सहायता से दिखा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसके मान से पहले
हम दो चीज़ों पे जरा विचार करें। दो चीज़ें क्या है बच्चों? पहला तो है इसका उपसारणिक क्या होगा। अगर हम लोग सीख लें यहाँ पर ही, हालांकि जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की उसमें आपको आगे मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं ही आप देखिए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि A11 का उपसारणिक कितना होगा, तो इसको हम लोग माइनर कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे MA11 ऐसे भी लिखें, या कहीं कहीं पुस्तकों में M11 भी होगा। तो इस A11 का उपसारणिक क्या होगा? इसको बंद करें बच्चों, इसको बंद करें, यानी पंक्ति और स्तंभ को बंद कर दें। इसे खड़ी वाली, ये बेड़ी वाली जो होती है इन्हें पंक्तियां कहते हैं, और खड़े वाले जो होते हैं इन्हें स्तंभ कहते हैं। ये आप लोग आदि में पढ़ चुके हैं। इसे बंद करेंगे बच्चों तो ये मिलेगा हमारे पास A22, A23 और A32, A33। बच्चों इसको अगर हल करना होगा तो हल करना तो अभी आपको बता ही चुके हैं, A22, A33 माइनस A32 और A23। ठीक है बच्चों, ये तो उपसारणिक हो गया। इस तरह से आप किसी भी अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल। तो कितने उपसारणिक हो जाएंगे? 1 2 3, जितने आपके अवयव होंगे उतने ही आपके उपसारणिक भी निकलेंगे। जैसे यहाँ पर 9 अवयव हैं तो आपके 9 उपसारणिक निकलेंगे। अब बात आती है, अगर इसी का हम सैखंड की बात करें बच्चों, तो सैखंड देखिए क्या होगा। सैखंड के लिए बच्चों पहली चीज तो हम CIJ, ये एक सूत्र है, इसको आप समझिए, फिर हम देखते हैं, बात करते हैं। -1 की पावर I प्लस J और MIJ, ये देखिए इसके मान को बच्चों हम निकालना सीख चुके हैं। ये क्या है? उपसारणिक। तो अब देखिए, जैसे हमें आपसे कहा जाए कि हमें इसका सैखंड चाहिए, A11 का सैखंड चाहिए, तो बच्चों A11 का अगर सैखंड मुझे निकालना है तो क्या करेंगे? C11 -1 की पावर 1 + 1 M11। ये कितना बच्चों हो जाएगा? M11। तो आप देख रहे हैं जो सैखंड निकलेगा आपका इस तरीके से निकल आएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि ये अगर इसका योगफल अगर सम राशि है तो ये प्लस चिन्ह आएगा, और विषम है तो माइनस आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे जब कभी सैखंड निकालेंगे तो हमेशा ये देखिएगा, पहला प्लस आएगा तो दूसरा माइनस। क्यों? क्योंकि इनका और इनका योगफल क्या होगा? विषम होगा। फिर से देखिए सम होगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलेंगे बच्चों। एक काम करते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं सारणिक को। तो जो सारणिक को बच्चों हल करेंगे तो कैसे करेंगे? A11, फिर A11 के बाद इसका सैखंड रखेंगे। तो A11 का सैखंड हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, कैसे निकलेगा? यही तो है, तो ये C11 आएगा। इसी तरीके से बच्चों जब इसका A12 रखेंगे तो इसका सैखंड क्या आएगा बच्चों? सैखंड माइनस चिन्ह के साथ आएगा बच्चों। तो चाहो तो सैखंड बाद में आ जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों जब A13 होगा तो उसका सैखंड C13। ये बच्चों सारणिक के मान को बताता है। अब आप किसी भी सारणिक के प्रसार को कर सकते हैं। इसको हम मिटाते हैं और एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। और वो उदाहरण है कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 आपसे कहा जाए सारणिक का मान निकालिए, तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो ये आया 1। फिर देखिए इसका गुणा 45, ये सैखंड ही तो है, 48। फिर जब ये निकालेंगे तो इसका सैखंड पहले तो 2 लिख लेंगे, और सैखंड कैसा आएगा? माइनस के साथ। तो माइनस के साथ आएगा तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो क्या आएगा? 36 से 36 हो जाएगा, और ये 42 बच्चों हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों तीसरा निकालेंगे ये, तो 3, और जब ये बंद करेंगे बच्चों तो 8 चक्कू 32, 7 पना 35। इसे बच्चों हल करेंगे तो ये आ जाएगा -3, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 2 गुणे -6, और बच्चों फिर आ जाएगा 3 गुणे -3, तो ये आ जाएगा -3 -12 -9, उत्तर हो गया 0। तो सारणिक का मान ऐसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। अब आपने यहां पे सीख लिया, क्या क्या सीखा? आपने उपसारणिक निकालना सीख लिया, आपने सैखंड भी सीख लिया कैसे निकालते हैं बच्चों।
सारणिक तीन कोटि, 2 कोटि, सभी सारणिकों को सीख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं सारणिक के बच्चों गुणधर्म की। सारणी का जो गुणधर्म है बच्चों, पहला नियम यह है कि यदि पंक्ति की संख्या पंक्ति को और स्तंभ को आपस में बदल दे तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि पंक्ति या स्तंभों को आपस में या परस्पर बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए पहला नियम है बच्चों, ये सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो D बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। बच्चों क्या करें हम लोग यहाँ पर इसके पंक्ति को, ये पंक्तियां हैं, पंक्तियों को हम लोग दिखाते हैं R1 R2 R3 और स्तंभ को C1 C2 और C3 से दिखाते हैं। तो देखिए बदल देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, D का जो मान होगा वो D1 के बराबर होगा। ये बच्चों पहला नियम है, ये याद रखने वाली बात है कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को अगर पंक्ति में बदल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा आपका नियम बच्चों होगा, यदि सारणिक की कोई 2 पंक्ति या स्तंभ, बच्चों जब भी हम पंक्ति लिखें तो आप उसे समझिए जरूर कि स्तंभ पंक्ति के साथ स्तंभ होगा, समान है। तो सारणिक का मान 0 होता है बच्चों। देखिए D बराबर A B C 1 2 3 बच्चों। अब आप देख रहे हो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 2 पंक्तियां समान हो गई। इसको चाहे तो हम एक उदाहरण भी देख सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए बच्चों, 1 2 2 1 और 2। आप देख रहे हैं दोनों पंक्तियां समान हैं। इसको अगर हल करेंगे बच्चों कैसे करेंगे, इसका गुणा 2, इसका गुणा 2, देखिए उत्तर 0 आया। तो याद रखिएगा अगर 2 पंक्तियां समान है तो उसका उत्तर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बच्चों नियम 2 था। अब देखते हैं तीसरा नियम, यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के से गुणा कर दें तो सारणिक का मान के गुना हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो किसी पंक्ति में या स्तंभ में किसी में, तो देखिए बच्चों इसको देखते हैं। डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हम लोग इसका प्रसाद सीख चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर चाहो फिर भी आप लिख सकते हो। तो A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, ये बच्चों आ जाएगा आपका A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस आ जाएगा C1। इसको बंद करेंगे तो A2 B3
माइनस A3B2। देख लीजिएगा, अगर हम इसमें K से गुणा कर दे बच्चों, तो डेल्टा 1 बराबर K से जब बच्चा किसी भी पंक्ति या किसी भी सम में करेंगे गुणा, तो KA1 KB1, ठीक है, चाहे तो स्तंभ में कर दें हम लोग, K उसी में करना चाहें तो उसी में कर दें, KB1 और KC1, ठीक है बच्चों, A2 B2 और आपका C2 A3 B3 C3। जब बच्चों इसको हल करेंगे तो आप देखिएगा जहां पर हम लोग A1 लिख रहे थे वहां पर K आ जाएगा हर जगह। तो देखिए K A1 B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस KB1 A2 C3 माइनस A3 C2, और बच्चों आ जाएगा KC1 A2 B3 माइनस A3 B2। आप देख रहे हो अगर इसमें K को हम लोग उभयनिष्ठ ले लें तो बाकी ये मान वही तो हो जाएगा। तो इससे क्या निकल के आया बच्चों, इससे निकल के आ गया है आपका कि डेल्टा 1 का मान K डेल्टा के बराबर होगा। ये नियम आपका 3 था बच्चों। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों नियम 4, यदि सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों का आपस में विनिमय कर दें, अगर विनिमय बच्चों कर दें तो सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। देखिए अगर विनिमय कर देंगे तो सारणिक का मान बच्चों ऋणात्मक होता है। जैसे डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आप बच्चों देखिए क्या है, पंक्तियों और स्तंभों का आपस में विनिमय। विनिमय का मतलब है परस्पर बदल दें, जहां पंक्ति ये थी या अगर चाहे तो स्तंभ में इस स्तंभ को यहां ले आए, इस स्तंभ को यहां ले आए, तो देखिए क्या होगा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा A2 B2 C2 A1 B1 C1, और यह आ जाएगा बच्चों A3 B3 और C3। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। फर्क किस चीज का आएगा, बस माइनस चिन्ह का आएगा। इसको अगर हम उदाहरण देखेंगे बच्चों, इसका उदाहरण आप चाहो तो डेल्टा बराबर 2 1 3 2, इसका बच्चों हल कितना होगा, 4 माइनस 3 बराबर 1। अगर हम इसकी पंक्ति को बदल दें बच्चों तो डेल्टा 1 बराबर 3 2 2 1, तो देखिए क्या होगा, अब 3 माइनस 4 देखिए आ गया माइनस के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पंक्ति को दो पंक्तियों को आपस में विनिमय कर दे तो माइनस चिन्ह आ जाता है सारणिक में। अगला नियम देखते हैं बच्चों, यदि सारणिक के स्तंभ या पंक्ति के कुछ अवयव सारणिक के स्तंभ के या पंक्ति के कुछ अवयव क्या हो बच्चों, योगफल के रूप में हो, योगफल के रूप में हूं, कुछ या कुछ कह सकते हैं, कुछ या सभी भी मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, पंक्ति और स्तंभ दोनों की बात होगी। तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में बच्चों व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं।
देखते हैं बच्चों, डेल्टा बराबर A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2 और A3 प्लस लैम्डा 3। B1 C1 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों B1 B2 और B3 C1 C2 C3। यहाँ देख रहे हैं बच्चों, इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए इसमें होगा ये कि इसको हम लोग अलग अलग ऐसे लिखेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहाँ से A3 B3 C3 प्लस क्या आ जाएगा आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 फिर B1 B2 B3 C1 C2। दो सारणिकों में हमने इसे अलग अलग कर लिया और इसको हम देखिए अब क्या करते हैं बच्चों, इस पर ये हो गया बच्चों। अगला नियम देखते हैं। छठा नियम बच्चों, यदि सारणिक के कुछ सारणिक के स्तंभ या पंक्ति के संगत अवयवों के अपवर्त जोड़ दें या घटा दें तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। देखिए बच्चों क्या होगा, संगत अवयवों के अपवर्त लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। जैसा कि हम देख रहे हैं, लिखने का देखिए तरीका क्या होगा। लिखने का तरीका बच्चों ये होगा कि ये पंक्ति जानते हैं R1 है या R2 या R3 है। अगर हम संगत अवयव, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये, इसका संगत ये होगा, तो हम क्या करते हैं बच्चों कि अगर मुझे R1 में यहाँ पर R2 को जोड़ना है और R2 में किसी से गुणा करना है कोई नियतांक से, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा बच्चों, कैसे लिखेंगे हम लोग इसे। हम लोग इसे लिखेंगे, तरीका जो होगा बच्चों लिखने का वो हो जाएगा A1 प्लस KA2, इसी तरीके से B1 प्लस KB2, इसी तरीके से C1 प्लस KC2। बच्चों घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिर A2 B2 C2 और बच्चों A3 B3 C3। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन, जो ये मान होगा जिसका, इसका वही मान ये भी होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार बच्चों याद रखिएगा, अगर C1 करना होता इस स्तंभ में तो C1 प्लस माइनस KC2 या KC3 कुछ भी जोड़ सकते थे, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप एक सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। सूत्र क्या होगा बच्चों, RI, तो RI प्लस माइनस KRJ, जे मतलब दूसरी पंक्ति का होगा, ठीक। ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, अभी समझ जाओगे बच्चों। उदाहरण क्या है कि अगर आपसे कहा जाए 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर, आपसे कहा जाए इसका मान निकालिए बच्चों, तो मान कैसे निकालेंगे। मान निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हम सारणिक को गुणधर्म का उपयोग करते हैं। तो गुणधर्म का उपयोग अभी मैंने जो सबसे आखिरी में जो नियम बताया है उस नियम के हिसाब से बच्चों क्या होगा कि R1 में अगर R2 को घटा देते हैं और R2 में R3 को घटा दें, देखिए क्या फर्क पड़ेगा। फर्क बच्चों ये पड़ेगा, हमारी जो गणना होगी आसान हो जाएगी। ये इसमें घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, ये A माइनस बी, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ पर शून्य हो जाएगा बच्चों, B माइनस सी, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, एक C और C स्क्वायर। अब बच्चों इसमें से हम इसका उभयनिष्ठ ले सकते हैं और उभयनिष्ठ बच्चों देखिए क्या आएगा, A माइनस बी और
बी माइनस सी। हमेशा जब भी उभयनिष्ठ लेंगे बच्चों तो हमेशा उस पंक्ति से ही उभयनिष्ठ लेंगे, ठीक है। तो इस पंक्ति में अगर है, जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं होता, आव्यूह में पूरी आव्यूह से लेना पड़ता था। तो इससे हमने ए माइनस बी लिया, इससे बी माइनस सी, तो 0 0 1, और यहाँ बनाया बच्चों, यहाँ बनाया, यहाँ सी, और यहाँ बच्चों आएगा ए प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दें, स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करें। कौन से स्तंभ बच्चों, तो यहां लिख लीजिएगा C1। तो जब C1 के सापेक्ष करोगे तो देखिए क्या होगा, तो पहला तो बच्चों 0 ही आएगा, तो 0 और आएगा हमारे पास 1 b प्लस सी स्क्वायर। फिर आएगा दूसरा बच्चों, इसको बंद किया, इसको बंद आया 1 a प्लस बी सी स्क्वायर। फिर बच्चों अगला आएगा 1, इसको बंद किया बच्चों, आएगा 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी। इसको जो हल करेंगे बच्चों तो क्या इसका मान आएगा, इसका मान आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस बी बराबर कितना आएगा, b कट गया c माइनस ए, और पहले से हमारे पास क्या था, ये था। तो कुल मान बच्चों कितना आ गया, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। इस तरह से हम बच्चों इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बिना प्रसार किए आपको बताना है, बिना प्रसार किए सारणिक का मान निकालिए। बिना प्रसार किए सारणिक के मान को अगर ज्ञात करना है बच्चों तो देखते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1, ठीक है। हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके थे। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसका मान जो होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको क्या करेंगे कि आप सबसे पहले R1 में R2 और R3 का जोड़ दें। देखिए बच्चों क्या निकल के आएगा, कुछ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और ये वही आएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 आएगा बच्चों। अब देखिए इसका मान क्या होता है बच्चों, मान क्या होगा इसका 0 0 0, और बाकी बच्चों होगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। किसी भी सारणिक के तीनों अवयव अगर 0 है तो इसका मान 0 होता है।